हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आ चुके हैं स्पीड केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, है ना। 2 पार्ट में पढ़ेंगे, आयनिक पार्ट वाला पार्ट बाद में, कोवेलेंट वाला पहले। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल जो हरा हरा दिख रहा है, ये हरा इसीलिए रखा है क्योंकि ये खत्म हो चुका है। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी स्पीड केमिस्ट्री की, वहां जाओ, इन्हें देखो, लाइक जरूर मार के आना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। समझ में आ गई बात। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। आप लोगों को पता है, मेडिकल बोलो, चाहे जेई बोलो, चाहे एडवांस बोलो, सबके हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से आपको नाना करके आईओसी के 2 से 3, मतलब मिनिमम बता रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इन दोनों पार्ट को मिला के। ऑब्वियसली मैं सिर्फ पार्ट 1 से नहीं कह रहा हूं, पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को मिला के। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। पार्ट 1 में पूरा का पूरा आपका कोवेलेंट की थ्योरी है, ठीक। पार्ट 1 में पूरी कोवेलेंट की थ्योरी है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लुईस थ्योरी। बाकी आप पूरा का पूरा शेड्यूल देख सकते हो, ऐसे ऐसे चलने वाला है। मेरे बारे में जानते ही हो तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं अपन लोग आगे और स्टार्ट कर देते हैं अपना यार टॉपिक, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। और इसका पहले आ जाता है बारे में बॉन्ड्स। तो देखो, बेसिकली बॉन्ड क्या है। बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि 2 एंटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि 2 एंटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। हमें पता है बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रांग, एक होते हैं वीक। ये स्ट्रांग और वीक का फंडा सर कहां से आता है? ये आता है एनर्जी रिलीज्ड से, ठीक। ये आता है किससे? एनर्जी के रिलीज्ड से। एक वैल्यू होती है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो स्ट्रांग होता है, अगर उससे कम होती है तो वीक होता है। अब स्ट्रांग में कौन कौन आते हैं हमारे पास? स्ट्रांग में देखो हमारे पास आता है सबसे पहला आयनिक, दूसरा आ जाता है हमारे पास कौन सा? मेटालिक, तीसरा आ जाता है हमारे पास कोवेलेंट, ठीक है, और चौथा आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट। ये आ जाते हैं, ठीक। वीक में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? वीक में आते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन से आते हैं? वीक में आते हैं हमारे पास वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास कौन से? इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। कौन सा आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सुनना, मेरी बात सुनना, यहां पर हाइड्रोजन के पीछे बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पीछे भी बॉन्ड लगा होता है, लेकिन ध्यान रखना ये एक्चुअल बॉन्ड्स नहीं है। एक्चुअल बॉन्ड्स ये वाले होते हैं। ये जो 4 टाइप आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअली में बॉन्ड है। इनकी खुद की क्या है? यूनिक आइडेंटिटी है। सर आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अगर मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लूं तो आप H2O को अगर देखते हो, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी मैं बना के दिखा रहा हूं। अगर आप H2O को देखते हो तो यार यहां पर जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, ठीक। हम लोग बोलते हैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हम लोग बोलते हैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, H बॉन्ड होता है यहां पर, ठीक है, डॉटेड लाइंस होती है। अगर H बॉन्ड है तो क्यों है? क्योंकि पहले एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आया। पहले कोवेलेंट बॉन्ड आया, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आया। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप से नहीं बन सकता है, उसको कहीं ना कहीं एक सहारा चाहिए, ठीक है। उसको पहले अपना एक सहारा बनाना पड़ता है, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसीलिए कहते हैं इन बॉन्ड्स की अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती है, इन्हीं बॉन्ड्स की आइडेंटिटी होती है, और इनके बलबूते पर ये बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दे डोंट हैव यूनिक आइडेंटिटीज बट दे हैव। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एन एक्चुअल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है। ये छोटा सा पॉइंट था जिसके बारे में मुझे बताना है। हम लोग तो स्टार्ट करने वाले हैं इससे बारे में, ठीक है, इसके बारे में। चलो देख लेते हैं हम लोग। पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्ट लेते हैं किसमें? केमिकल कॉम्बिनेशन में। बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन में बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p2, हमने कन्फिग्रेशन लिखा। मैंने बोला बताओ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर मैं बोरॉन का पूछूं आपसे तो 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ कितने हो गए?
3 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का अगर मैं आपसे पूछता हूँ, नाइट्रोजन का अगर मैं पूछता हूँ 1s2 2s2 2p3, तो आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन। ये सब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में दिख रहे हैं वही क्या है, आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर की तरफ है वो नहीं जाते। ठीक, तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। हम लोगों को फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपके चाहे आयनिक बॉन्ड बने चाहे कोई सा भी बॉन्ड बने, सब जगह फंडा एक ही रहेगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो कैसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड, हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे सपोज करो आपके पास ए है, आपके पास बी है, तो एक कॉमन एरिया आता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सिंपल सा बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। और कैसी करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल का मतलब यहां पर एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। जैसे ए है बी है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने बोल दिया बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो आप बोल दोगे सर यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। अब कुछ ज्यादा ही ज्ञान वाले बंदे क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और बोल देते हैं सर ये तो अनइक्वल शेयरिंग हो गई, एक तरफ चला गया है ना, एक तरफ चला गया सर, ये तो अनइक्वल शेयरिंग हो गई। बेसिकली इक्वल शेयरिंग का मतलब यहां पर होता है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हो, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन योगदान में दिया और बॉन्ड बनाया। अनइक्वल शेयरिंग कब होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ठीक, जहां पर एक डोनर होता है और जहां पर एक एक्सेप्टर होता है। डोनर ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। तो सिंपल इसको याद रखना है। ठीक है, चलो एग्जिस्ट कैसे करता है, तो यार इस तरीके से देख सकते हो। यहां पर न्यूक्लियस होता है, दोनों के पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इन दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन का फोर्स भी काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन का फोर्स काम करता है। और इन्हीं न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इन्हीं न्यूक्लियस से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। देखो अलग अलग थ्योरीज है, आगे जाके बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जो थ्योरीज आई थी उससे स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, इस तरीके से होती है, तो ज्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहला जो होता है। देखो जो भी आपके पास एलिमेंट कंबाइन करने आ रहे हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट कंबाइन करने आ रहे हैं वो नॉन मेटल ही होना चाहिए। बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। मैं दूसरी भाषा में कहूं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी लेस। क्योंकि अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, एक जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और एक एटम जो है उसके गेन करने की बढ़ जाएगी। तो बनाने जाओगे कोवेलेंट बॉन्ड, बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए, शुड बी लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो हो, ठीक है, जीरो भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेस होना चाहिए। तो ये अपने पास एक कंडीशन होती है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। बाकी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस अपने आप होते जाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करें। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, या एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स की होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल स्टेट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर दीज एग्जिस्ट गैस लिक्विड्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन। सम एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड इफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस आर हाई। ठीक है, अब सिंपल सा पॉइंट है, ये जो फिजिकल स्टेट है इनकी क्या होती है, या तो लिक्विड होती है या गैस होती है। जैसे आयनिक कंपाउंड्स आप लोग देखते हो, नमक देखते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स देखते हो, वो सब सॉलिड में होते हैं।
ठीक, वो सब सॉलिड में होते हैं क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी अच्छा होता है। लेकिन यहां पर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कमजोर होता है। मार्क माय वर्ड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम होता है, जनरली वॉन्डरवॉल्स होता है। पानी, अमोनिया और HF के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिल जाता है, स्टिल वो वीक ही है, जिसकी वजह से या तो वो लिक्विड की तरह काम करते हैं या फिर वो गैस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमें पता होना चाहिए, एक I2 होता है हमारे पास, दैट इज योर सॉलिड, I2 सॉलिड होता है, जैसे Br2 है, ये हमारे पास लिक्विड होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक सॉलिड CO2, वैसे तो CO2 गैस है, ठीक है, नॉर्मल तो, लेकिन हम लोग उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं और हम लोग उसका सॉलिड बना सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये गैसेस होती हैं या लिक्विड्स होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस अगर आप बात करना चाहो, दैट इज योर डायमंड, डायमंड हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है, ये सब क्या है, बेसिकली ये तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, स्टिल यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि कुछ सॉलिड्स होते हैं, ठीक, वो 3D स्ट्रक्चर्स में होते हैं जहां पर आपको सॉलिड देखने को मिलता है। जब 3D लैटिस बनता है ना, एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आपके पास SiO2 है, रेत, SiO2 मतलब सिलिका, ये भी क्या होती है, ये भी सॉलिड होती है। जब आपके पास 3D नेटवर्क बनता है तब आपके पास सॉलिड ही मिलेगा, ठीक है, 3D नेटवर्क बनता है तो सॉलिड ही मिलता है। तो फिजिकल स्टेट ये हो गई। चलो अगला आ जाता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने सॉल्ट्स के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 800 केल्विन भी नहीं बोला, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। एग्जैक्ट मत ले लेना, पता चले नहीं गलत बता दिया, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। जबकि आपके पास अगर मैं पानी की बात करता हूं तो पानी 100 डिग्री पर ही बॉयल कर जाता है। अमोनिया तो आपको गैस देखने को मिलती है, ठीक है, अमोनिया तो गैस देखने को मिलती है। अमोनिया कहाँ देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, पता है आपको? अमोनिया आप लोगों ने मतलब स्मेल करी हुई है, पंजेंट स्मेल होती है, सबको पता है, अमोनिया सबको पता है पंजेंट स्मेल होती है, पर आप लोगों ने स्मेल भी करी हुई है काफ़ी बार। कहाँ करी हुई है? पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक, इससे ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू विच हैव जाइंट 3D स्ट्रक्चर सच एज डायमंड, कार्बोरंडम एंड सिलिका, अदर्स, ठीक है, इसको SiO2 कर लेना, ये SiO2 होता है। अदर्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बात क्लियर है कि भैया डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, रेत, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी अराउंड शायद 1000 से तो ऊपर होता है, मुझे इतना याद है, ठीक है, 1000 से तो ऊपर होता ही है। डायमंड हमें पता है बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। SiC ये कार्बाइड है जो सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर बनता है। बेसिकली कार्बाइड इज अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिलता है, और कार्बाइड्स काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्टिफ होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कटर्स जो होते हैं, कटिंग जो टूल्स होते हैं, उनके अंदर आपको कार्बाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे आपका सॉ होती है, वो जो होती है ना, वो वाली ब्लेड वाली घूमती रहती है जो, वो वाली, उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक, या स्टोन जो काटते हैं जिससे, उनमें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, बहुत ही घटिया कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन हमारे पास कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि बोलो तो ग्रेफाइट, ठीक है, इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे सब्सटेंस जिनका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पोलर। बेसिकली अपने को भी पता है HCl पानी में जाएगा, एसिड है, टूटेगा H+ और Cl- में, H+ और Cl- में टूटेगा तो फ्री आयंस जनरेट हो गए। यहां पर कुछ महारथी होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, फ्री आयंस होंगे तो भी काम करेंगे, क्योंकि आयंस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं पानी में डालने पर, और हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हुई मिलती है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा नॉर्मल जो वाटर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट प्योर वाटर नहीं करता, ठीक है। चल, covalent bond solids have giant covalent solids having giant molecules are bad conductors since they do not contain charged particles or free electrons। कार्बन डायमंड हो गया है ना, SiO2 हो गया, तो इनमें आपको करंट देखने को नहीं मिलता है। बहुत छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रेफाइट हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ऐसी लेयर्स होती हैं,
ठीक है, इस तरीके की लेयर्स होती हैं, लेयर बाय लेयर इलेक्ट्रॉन चलता जाता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलता जाता है, लेयर टू लेयर चलता है, एक लेयर में इलेक्ट्रॉन होता है और वो लेयर को पास करता जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो भाई जनरली क्या होते हैं, जनरली ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, जनरली ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, बेंजीन होता है, CCl4 ईथर होता है, बाकी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट बोले तो पानी, पोलर सॉल्वेंट बोले तो पानी। अब ये पोलर या नॉन पोलर कहाँ से आ रहा है सर, मैं बताऊंगा आगे, डाइपोल मूवमेंट से आता है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक दूसरे को लाइक और लाइक एक दूसरे को डिजॉल्व करते हैं, ठीक। छोटी छोटी से पॉइंट्स यार, अपने को थ्योरी से मतलब है। सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स अमीन डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात हमें पता है, ठीक है। दारू को पानी के अंदर अगर मिलाओगे तो वो घुल जाती है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जिसकी वजह से घुल जाती। ओके चलो, रिएक्शंस इनकी क्या होती है, स्लो होती है। कारण क्या है, यहां पर पहले पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, ठीक है, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, तो इसलिए हमें को ज्यादा तेज देखने को नहीं मिलती है, सिंस एक नया बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। ये एक पॉइंट है छोटा सा, जिसका भी ज्यादा यूज नहीं है। आइसोमेरिज्म, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि अभी हमें पढ़नी, ठीक है। बाकी सब लोग, आप लोगों को पता होगी, बाकी जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है, ठीक, रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है। तो पहले समझते हैं डायरेक्शनल का क्या मतलब है। मान लो आपके पास ये प्लस है, ठीक है, ये आपके पास प्लस है, यहां पर मैंने 4 माइनस अरेंज कर दिए, मैंने बोला बताओ किसको अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा, तो आपका आंसर होगा जो सबसे पास होगा। मैंने बोल दिया ये एक सर्कल पे लगे हुए, अब बताओ, अब बोलोगे सबको बराबर कर, सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट बराबर करेगा, ठीक। यहां पर सारा जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होने वाला है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन से इक्वल होने वाला है। हर डायरेक्शन में अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बराबर होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कोवेलेंट बॉन्ड की बात, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा टेट्राहेड्रल, ठीक। हमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल है, वो इस तरीके से रैंडमली हर जगह से नहीं आ सकते हैं, रैंडमली वो हर जगह से नहीं आ सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे। क्यों आएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन से, टू मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज रिपल्शन। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन से इसीलिए आएंगे ताकि जो रिपल्शन है वो कम से कम किया जा सके, ताकि जो रिपल्शन है वो कम से कम किया जा सके। अगर नहीं होगा ऐसा तो रिपल्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है, रिपल्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए उनका क्या होता है, एक डायरेक्शनल नेचर होता है। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आती है। रिजिड क्या होता है, एक फिक्स बॉन्ड लेंथ होती है जो कि आपको देखने को मिलती है। रिजिड का मतलब क्या है, एक फिक्स पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ होती है, उससे ज्यादा वो आगे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि फिर रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है। जो थ्योरी है वो उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक। तो ये होता है आइसोमेरिज्म, इसीलिए ये एग्जिबिट कर पाते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, बेसिकली स्पेस के अंदर, आइसोमेरिज्म से ज्यादा अच्छा होता है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर ये बोलते तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्पेस में होने वाला जो अरेंजमेंट है, कहां पर, स्पेस में होने वाला जो अरेंजमेंट है उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, तब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जीओसी में हम लोग काफी बड़ा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, वहां पढ़ते ही है, ठीक है। वहाँ कार्बन की सारी कहानी चलती है, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो वहाँ से भी आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। लेकिन क्यों करते हैं वो बताना जरूरी था। तो यार कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी क्या होती है, कैपेसिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंसी, ठीक है। अब यार मैं इसको बड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, बहुत छोटे में लिखता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ। कोवेलेंसी जो होती है वो होती है किसके बराबर,
नंबर ऑफ कोवेलेंट, ध्यान रखना नंबर ऑफ कोवेलेंट लिखा है, यहां पर लगभग नंबर ऑफ सिग्मा सोचने लग जाते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। इसी को क्या बोला जाता है, कोवैलेंसी बोला जाता है। जैसे कि देखो अब वैलेंसी और कोवैलेंसी में थोड़ा सा फर्क होता है, वैलेंसी और कोवैलेंसी में थोड़ा सा फर्क होता है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे देखो अमोनिया है, अब यार स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग इतना सारा पढ़ चुके तो पता होगा, स्टिल ये तो रिवीजन ही है। अमोनिया है जैसे ऐसा होता है, ठीक, तो यहां पर मैं नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी बोलूंगा भाई, यहां मैं नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी बोलूंगा, देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे बताओ NH4 प्लस, NH4 प्लस, ठीक है, आप बताओ NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस में अगर आपसे मैं पूछूं तो कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 कोवैलेंट बॉन्ड आ गए यहां पर, ठीक है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड आ गए तो कोवैलेंसी 4 हो गई। तो कोवैलेंसी अलग अलग हो सकती, कोवैलेंसी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। वैलेंसी की जो हम जनरली बात करते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही करते हैं, लेकिन कोवैलेंसी अलग अलग हो सकती है। जैसे मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो कितनी हो गई, 4। सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं आपसे कि मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, तो बताओ कितने बॉन्ड बना सकते हैं सेकेंड पीरियड वाले, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेकेंड पीरियड वाले। अगर मैं आपसे पूछूं तो हमें पता है वैलेंस शेल इनका कुछ इस तरीके का दिखता है, इनका जो वैलेंस शेल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां पर हमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स ही दिख रहे हैं, और 4 ऑर्बिटल्स अगर पूरे पूरे चले भी गए, 4 ऑर्बिटल्स अगर पूरे पूरे चले भी गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो मैक्सिमम मुझे कितने दिखेंगी कोवैलेंसी, मैक्सिमम दिखेगी कोवैलेंसी 4। तो ध्यान रखना सेकेंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। अब उसमें तुम पाई ले लो चाहे सिग्मा ले लो, जो लेना है ले लो, लेकिन सेकेंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, मैंने मैक्सिमम बोला है, ठीक है, ध्यान रखना मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, कौन, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो मैक्सिमम कोवैलेंसी वहां पर 6 होती है, और उसका बड़ा आसान सा एग्जांपल है SF6। मैक्सिमम जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, मतलब 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब यार वो सिग्मा है, पाई है, वो सब आगे की कहानी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोवैलेंसी कितनी होती है, आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, और इसको इस तरीके से याद रखना, कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 4, कौन, सेकेंड पीरियड वाले, सेकेंड पीरियड वाले 4, थर्ड पीरियड वाले 6, फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड वाले एंड सो ऑन, चलता जाता है, ठीक है, वो कहानी चलती जाती है। चलो तो ये तो सारी आपको पिक्चर समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट था। वेरिएबल वैलेंसीज आर शोन बाय दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिनके पास ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, खाली होते हैं, वहां पर आपको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है। क्लोरीन +1 +3 +7 +5 दिखाता है, नाइट्रोजन +3 +5 इस तरीके से दिखाता है, ठीक है, तो ये सब वेरिएबल वैलेंसी में आ जाता है। अच्छा इधर एक और चीज है, ठीक है, एक और चीज क्या है, बहुत ज्यादा जो दिमाग वाले होते हैं वो बोलते हैं सर नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है ना, नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है, और इसी को देखते हुए बोल देते हैं कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है। सीरियस नोट बता रहा हूं, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसी को देख के बोल देते हैं कि सर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि सर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 जा सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसकी +5 जा सकती है, तो बना सकता है। अब यहाँ पर यार थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो उतने ही बॉन्ड बनाए, ठीक है।
जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो उतने ही बॉन्ड बनाए, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन मत रखना, ये गलत बात है। 5 बॉन्ड नहीं, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है NH4+, ठीक है, NH4+ होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट एक्साइटेड टू द सबशेल ऑफ द सेम सबशेल टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बड़ा एग्जांपल सिंपल सा है, कार्बन होता है, तो मैं कार्बन का डायरेक्टली वैलेंस शेल की ही बात करूंगा। इस तरीके का होता है कार्बन का वैलेंस शेल, ठीक। तो अगर ये जनरल अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा देता है। इस पे स्टार लगा देता हूं, ठीक, ये 2s है और ये 2p है, तो यहां इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता, ठीक। एक और टर्म होती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, पड़ोस में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं। अब अगेन वापस से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कोऑर्डिनेशन नंबर और कोवेलेंसी में। आपने सोचा मान लो कोवेलेंसी 4 है, मान लो कोवेलेंसी 4 है, तो हो सकता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और हो सकता है ना हो। इसका एग्जांपल देता हूं, ऐसी बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, ठीक। जो भी स्पेलिंग हो देख लेना यार, आजकल अंग्रेजी में थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, ठीक है। सराउंडिंग में जितने एटम्स है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे देखो NH4+, तो इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी है, कोवेलेंसी भी 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखो 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 4। फालतू चीजें नहीं बता रहा हूं, काम की चीजें, बहुत बेसिक टर्म्स है। इतना कंफ्यूजन होता है ना कि तुम लोग अभी फंसड़ जाओगे। अभी बताता हूं, क्या कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेम होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला एग्जांपल देखो, CO2, ठीक है। लुइस की थ्योरी तो देखो फालतू की चीज है, उसमें तो कुछ ज्यादा अपने को सोचना नहीं है, बता दूंगा, उसका भी जुगाड़ है, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें बहुत काम की। CO2, तो अगर मैं बात करता हूं कोवेलेंसी की, तो कोवेलेंसी की डेफिनेशन क्या थी, देखो कोवेलेंसी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ कोवेलेंट प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो यहां देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 4। अब ये दिमाग मत लगाना कि सिग्मा की पाई है, कुछ भी हो, कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो कितना हो जाएगा, 2। सराउंडिंग में कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2। बुद्धि मत लगा देना कि सर ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा हुआ है तो 4, नहीं, यही सब चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, यही सब चीजें हैं जो परेशान करती है, और अगर इनमें क्लैरिफिकेशन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशानी यही करते हैं, सर कोवेलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब, ठीक। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज योर कितना, 6, ठीक है। कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 से ऊपर जा नहीं पाता है, रीजन बीइंग फिर उसके बाद रिपल्शन बढ़ जाता है, ठीक है, रिपल्शन बढ़ने लग जाता है और मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो मैक्सिमम थर्ड पीरियड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है बेटा, 6 होता है। फिर उसके बाद आपको 6 से ज्यादा देखने को मिल जाता है, जैसे आपके पास IF7 है, यहां पर आपको 7 कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है, लेकिन हम लोगों को पता है वहां पर ClF5 ये लास्ट कंपाउंड होता है जो देखने को मिलता है, ठीक। इसमें 5 है और यहाँ SF6 में आपको 6 देखने को मिलता है, इससे ज्यादा आगे आप नहीं बढ़ते। क्लियर है, बड़े आगे, ठीक है। तो लोन पेयर एक्साइट हो जाते हैं, तो बेसिकली ये लोन पेयर ही था, पॉइंट तो यहाँ था, लोन पेयर एक्साइट होकर आगे चला। ओके, तो यहाँ पर अपने पास वैलेंसी बदलते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी शोन इन एक्साइटेड स्टेट, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर अगर मैं कोवेलेंसी की बात करता हूँ तो 2 थी, यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी थी, 2 थी, लेकिन यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज करो क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 3s2 3p5। अब देखना खेल देखो, इसको इस तरीके से लिखते हैं, टुंग टुंग ऐसे ऐसे, और यहां पर खाली है 3D, ठीक है, 3D। अब जो सेकंड पीरियड है
जो आपको लिमिटेशंस अगर सेकंड पीरियड में देखने को मिलती है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है उनका ऑक्टेट वो बहुत छोटा है भाई, उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, तो उनका ऑक्टेट क्या है? लिमिटेड है, एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लोरीन बाबा तो कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाया, ठीक, तो Cl स्टार लिखते हैं अपन, Cl स्टार। मैं मेहनत कर रहा हूं, देखो तुम्हारे लिए लिखूंगा सारे, देखो इसको इधर ही रहने दो, ये देखना 3D में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहां पर बच्चे पूछते हैं सर कौन से 3D में गया? अरे तुम्हें क्या मतलब है यार, आएगा अपने आप, देख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बताएगी कौन से 3D में गया था, फालतू का दिमाग लगाते रहते हैं। स्टार स्टार, 2 स्टार लगा दिए, दूसरी एक्साइटेड स्टेट, भाई साहब तुम भी आगे जाओ, पहुंचा दिया, ठीक, आगे पहुंचा दिया। देखो अब अभी एक साथ लिखेंगे सारा, तुम लोग ऑब्जर्व करते जाओ। ये लो, ठीक, फिर एक और में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, लो, दिमाग में आ रहा होगा सर ये एनर्जी कहां से आती है? आप लाते हो क्या? आप देते हो क्या इसको? नहीं भाई, मैं नहीं देता हूं, जब बॉन्ड बनता है तब वहां से आती है, ठीक है। जो भी एनर्जी की यहां पर रिक्वायरमेंट है, जब बॉन्ड बनेगा तब अपने आप आ जाती है। क्लियर है? देखो एक एक करके चलते हैं। यहां पर कोवेलेंसी बोलो कितनी हो गई? यहां पर कोवेलेंसी कितनी हो गई? 1, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, राइट में आ जाते हैं अपन, ठीक, इधर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन था। यहां पर बात करो कितनी हो गई कोवेलेंसी? 3, 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर कोवेलेंसी बोलो 5, यहां पर कोवेलेंसी बोलो 7, बढ़ती जा रही है, ठीक। तो आपकी जो कोवेलेंसी होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कब होती है? एक्साइटेड स्टेट में। किसमें होती है? एक्साइटेड स्टेट में। अलग अलग एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल थी तो मैंने एक एक करके दिखा दी, ठीक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, इस पे तो क्या ही बताया। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड अब इसी पे देख लो, मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज कौन कौन सी है, किसने दी थी, इनसे मुझे मतलब नहीं है, इसको याद रख लेना बस, ठीक है। गिलेस्पी होगा, हिटलर होगा, लंदन होगा, जो भी है, मुलिकन फुलिकन, अपने को मतलब नहीं है किसने दी थी, अपने को तो मतलब है कि क्या दिया था। लुईस एंड कौशल ने क्या कहा था? VSEPR से पहले हम लोग VBT पढ़ेंगे, ठीक है, VBT पहले पढ़ेंगे, VSEPR बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कनेक्शन नहीं है कुछ भी। पहले VBT आती है, फिर VSEPR आती है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी इसी में होती है। फिर आती है एक मोटी, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी थ्योरी जो है अभी फिलहाल MOT है, लेकिन ऑब्वियसली MOT भी हर चीज़ का आंसर नहीं दे पाती। MOT ने उन थ्योरीज का आंसर दिया, उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जो कि बाकी थ्योरीज नहीं दे पाती। लेकिन MOT भी बहुत सारी बातों का आंसर नहीं दे पाती। स्टिल मोस्ट एडवांस नोन थ्योरीज MOT, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में अब। तो लुईस ने कहा था क्या? लुईस ने कहा कि भैया एटम्स या तो कंबाइन करेंगे, कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करा लो, एक्सेप्ट करा लो। जैसे उसने बोला सोडियम लो, मैंने ले लिया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, है ना, इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दे, मैंने ठीक है करा देता हूं सर, करा दिया। बोला Na+ बन गया Na+। उसने बोला उसका कॉन्फ़िगरेशन देख अब 2s2 2p6, मैंने बात में दम तो है, उसने बोला इसी के बगल में Cl लिया, चलो उसने बोला Cl लिया, मैं ले आया 3s2 3p5, बैलेंस शेल का ही लिखेंगे, ठीक है। उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन लूज करा उस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे, मैंने ठीक है दे दिया, ये लो, ये बन गया। देख इसको अब 3s2 3p6, इन दोनों को मिला दे, मैंने मिला दिया, बन गया NaCl। अब देख, उसने बोला मेरे से बोला ऑब्जर्वेशन देख, ऑब्जर्वेशन क्या है ये देख, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। किसका? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसने बोला क्लोरीन को देख, मैंने ठीक है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लुईस ने क्या कहा था, लुईस ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या तो लूज करेंगे, गेन करेंगे, ठीक है, या फिर शेयर करेंगे। यही सब कहा था किसने, लुईस ने, कि बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ऑर्डर टू हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, वो क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, डुप्लेट होता है, क्योंकि 1s1 और 1s1 कंबाइन करके 1s2 ही देने वाले हैं, ठीक है, तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले फाइनली, तो वहां पर अपन डुप्लेट देखते हैं। ये तो कहा था लुईस ने। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात कह दी। वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, देखो जो थ्योरी है बड़ी लंबी चौड़ी सी, वो क्या कहती है कि हम मान लो ये डिस्टेंस है r और ये है पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे को 2 हाइड्रोजन ने देखा, ठीक, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को देखा, इसके पास भी न्यूक्लियस था, इसके पास भी न्यूक्लियस था, खुद के इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही रहा था, खुद के इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, उसने कहा दूसरे पे भी लगा लेते हैं। ट्राई मारने में क्या जा रहा है भाई, ट्राई मारा, भाई ने ट्राई मारा, ट्राई मारते ही बात बन गई, ट्राई मारा और बात बन गई। तो यहां पर क्या कंडीशन देखने को मिलती है, यहां बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि यार ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को देख के गुस्सा भी करेगा, चिढ़ेगा भी सरी है, रिपल्शन भी शो करेगा, लेकिन उसने बोला ठीक है कोई बात। तो यहां से हम लोग क्या करते गए, पास लाते गए, इनफाइनाइट से इनको पास लाने का सिलसिला चालू हुआ और हमें कुछ इस प्रकार का कर्व देखने को मिल गया, इस प्रकार का कर्व देखने को मिल गया। पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, आते गए, आते गए, और एक समय ऐसा आया कि जो उनकी दूरियां हैं वो कुछ इस प्रकार हो गई थी। इस डिस्टेंस को जो बोला जाता है यही क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। जिस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, जिस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, इसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। ठीक, तुम माने नहीं, तुम और पास लाने लगे, ज्यादा पास लाओगे लड़ाई होंगी, ठीक है, तुम पास लाने लगे, अब लड़ाइयां चालू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो लफड़ा हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर क्या है, एफ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ रिपल्शन, और इस वाले रीजन में क्या है, इस वाले रीजन में रिपल्शन ज्यादा है किससे, अट्रैक्शन से। शॉर्ट में चल रहे हैं अपन, और यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, रिपल्शन से। ये होती है थ्योरी किसकी, बॉन्ड फॉर्मेशन की। ये केमिकल बॉन्ड बनाने का फंडा होता है कि एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अटेन करते हैं और बॉन्ड बन जाता है। उसके पास लाओगे, उसके दूर ले जाओगे तो लफड़ा होगा। ठीक, तो ये होता है बॉन्ड क्यों बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड नहीं बनेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमें पता है। ऑक्टेट थ्योरी टू अंडरस्टैंड दैट एटम्स बॉन्ड टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, अरे विच इज पर्टिकुलरली स्टेबल। तो अभी हम ये बात कर चुके हैं कि भाई इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पकड़ना था, क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से ये था इनर्ट गैस रिएक्ट ही नहीं करती है, तभी तो उसने इनर्ट गैस बोला था। उन्हें, उसने तो नहीं बोला, जिसने भी बोला था, पर उसका ये लॉजिक था कि इनर्ट गैस ही एक ऐसी स्पीशीज है जो कि आपको फ्री फॉर्म में मिल सकती है। मतलब हीलियम आपको हीलियम की तरह मिलेगी, नियॉन आपको नियॉन की तरह मिलेगी, जिनॉन आपको जिनॉन की तरह ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमें इस फॉर्म में नहीं मिलता, हाइड्रोजन हमें H2 की फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन में नहीं मिलता है, O2 की फॉर्म में मिलता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन हमें N2 की फॉर्म में मिलता है। तो उसने कहा यार बाकी सब तो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस में कुछ बात है, ये अपने फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसा आप इनको पीरियोडिक टेबल में देखते हो, ये वैसा का वैसे ही दिख रही है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी सब कंबाइंड फॉर्म में मिल रहे हैं। तो उसने लॉजिक लगाया कि यार ये लेस रिएक्टिव होती है। उसने क्या दिया, आंक दिया, उसने बोल दिया कि यार इनकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब ये स्टेबल है। उसने क्या बोला कि ये फ्री फॉर्म में है, इसका मतलब ये स्टेबल है। और इसी से उसने एक लॉजिक दे दिया कि हर एटम क्या चाहता है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। ठीक,
लेकिन कहीं ना कहीं आप दिमाग में कचरा रखते हो, बैठे हुए थे बढ़िया, लुईस ने कंसेप्ट तो दे ही दिया था, लुईस ने कंसेप्ट अपना दे दिया था। ठीक, लुईस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो यार लुईस के स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे बनाते हैं, जो कि आपके आगे यूज आने वाला है। ठीक है, जो कि आपके आगे एक्चुअली में यूज आएगा। ये तो कोई भी नहीं बनवाता, ना कोई पूछता है ज्यादा, स्टिल मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग के कुछ रूल्स बताऊंगा, और ये रूल्स जो है ये लुईस के हिसाब से नहीं है, ये अपने हिसाब से है, लुईस के हिसाब से नहीं है ये बात। ठीक है, लुईस के हिसाब से नहीं है। आपको जो रूल्स बताए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना। पहला रूल, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करो। पहला रूल है सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करो। अब सेंट्रल एटम कौन होगा हमारा, जनरली ये वो होता है जो कि नंबर में कम होता है, लेस इन नंबर, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इन नंबर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैक्सिमम जिसकी कोवेलेंसी होगी, यानी कि जिसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सब में सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। जनरली आपका लेस इन नंबर वाले पॉइंट से आंसर आ जाता है, अगर नहीं आता है तो इससे भी आ जाता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी से भी आ जाता है। ठीक, सेलेक्ट कर लिया। मान लो आपके पास कोई स्पीशीज आई, उस पर चार्ज है, इफ द स्पीशीज इज चार्ज्ड, स्पीशीज इज चार्ज्ड मतलब उस पर कोई चार्ज्ड है ना, उस पर कोई चार्ज है। तो हमें पता है चार्ज कैसा हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव होगा और चार्ज नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो दो कंडीशन बनती है, कौन कौन सी वो मैं बताता हूं। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो असाइन दिस चार्ज टू सेंट्रल एटम, असाइन दिस चार्ज टू सेंट्रल एटम। ये जो चार्ज आप सेंट्रल एटम को दे दें, सर सेंट्रल एटम को दे दें मतलब उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो। ठीक है, सेंट्रल एटम को देने का मतलब है उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देना, उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देना। +1 का चार्ज है NH4+, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देना चुपचाप। ठीक, बात करते हैं फिर नेगेटिव की, कि सर नेगेटिव आया तो दो दो कहानियां। अब देखो, अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो असाइन द नेगेटिव चार्ज, असाइन द नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन। अभी इसका फायदा मिलेगा आपको तुरंत, असाइन द नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन। और मान लो सराउंडिंग में आपके पास क्या है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब सोचने लग जाते हैं दिमागदार, सर फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन के लिए लिखा है, ऑक्सीजन पे फॉलो करना, बाकी कहीं पे मत लगा देना। सराउंडिंग में ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो असाइन कर देना ये नेगेटिव चार्ज। मान लो या फ्लोरीन है तो उसको मत करना, किसको करना, असाइन द चार्ज, असाइन द चार्ज टू सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक, पूरा पढ़ लो। और तीसरा जो पॉइंट है, बॉन्ड ऐसे बनाने हैं ताकि सबके क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो एक बार पढ़ लो, आप लोग पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट, क्या थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट वही है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट करने। अब चलो एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे बनाने होते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लुईस वुईस के तो हिसाब तो कोई पूछता भी नहीं है, देखो लिटरली बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता लुईस से रिलेटेड ज़्यादा बातें जो आती है वो सारी कहानी आगे क्या, लुईस ने तो बता दिया, तो डॉट डॉट बना के ऐसे ऐसे शेयरिंग करा देना, दैट्स इट, बॉन्ड बन जाएगा, और कुछ नहीं बता। देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल है NH4+, ठीक, इसके अलावा अपन ले लेते हैं CO3 2- और एक और ले लेते हैं अपन कोई एग्जांपल, या माइनस। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं BF4-। यहां पर अभी अपन शेप या फिर साइज, मतलब शेप स्ट्रक्चर कैसा होने वाला वो नहीं बताएंगे, सिंपली हम लोग तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो NH4+, सबसे पहले सेलेक्ट करो सेंट्रल एटम जो कि नंबर में कम है, साफ दिख रहा है नाइट्रोजन। ठीक, पहले मार्क कर दो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 कर दिए 5 इलेक्ट्रॉन्स मार्क कर दिए।
ऊपर प्लस चार्ज है, ऊपर प्लस चार्ज है, नियम क्या कहता है, प्लस चार्ज किसको देंगे, सेंट्रल एटम को। 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक मैंने उड़ा दिया, आ गया प्लस चार्ज, एक मैंने उड़ा दिया। बाजू में लिया हाइड्रोजन, बाजू में लाओ हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जोड़ दो, जोड़ दो इस तरीके से, लो इस पे लगा दो एक प्लस का चार्ज, और यही प्लस का चार्ज इसका क्या होता है, यही प्लस का चार्ज इसका फॉर्मल चार्ज होता है। क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन के पास पहले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तुमने एक निकाल दिया, ठीक है, ओवरऑल तो अभी 8 है, शेयरिंग के बाद तो 8 है, लेकिन आप अगर वैसे सोचो तो मुझे ये 4 दिख रहे हैं, एक कम, 5 रहते हैं तो 0 रहता, मुझे एक कम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, +1 का चार्ज, ठीक है, इसी को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। कार्बन पे आते हैं किस पे, कार्बन पे, CO3 2- में। अगेन सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो, लेस इन नंबर से ही आंसर आ जाएगा। सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया, लेस इन नंबर, थोड़ा फोटो बड़ा करते हैं। कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, क्लियर। नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, क्या ऑक्सीजन आजू बाजू में है, क्या ऑक्सीजन आजू बाजू में है, तो सराउंडिंग में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे देना। पहले मैं ऑक्सीजन लगा लेता हूं, टोटल कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, मार्क करो, 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से 7, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से 7 जोड़ दिया। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दिया, ठीक, 2 नेगेटिव चार्ज थे, दोनों कंपनसेट हो गए। अब इसकी बारी आती है, 1 2 3 4 5 6, बना दो बॉन्ड, बना दो बॉन्ड। अच्छा, इसमें एक और रूल होता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले जितने सिग्मा पॉसिबल है उतने बनाओ, कम से कम एक एक बॉन्ड तो बनाओगे ठीक है, कम से कम अगर बॉन्ड बनाओगे तो एक तो बनाओगे, कोवेलेंट बॉन्ड कम से कम एक तो होगा, तो सबके साथ पहले एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दे करो मिनिमम, फिर उसके बाद चार्ज देख लिया, फिर उसके बाद सबके ऑक्टेट कंप्लीट करा दिए, ठीक। चलो, जैसे BF4-, बोरॉन नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, किस पे जाएगा, सेंट्रल एटम पे। बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब कितने हो गए, 4। फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 7 होते हैं, तो ऐसे फ्लोरीन कितने आएंगे, 4 फ्लोरीन आएंगे ना, समझ गए ना तुम लोग, ये ट्रिक है जो तुम्हारे काम आएगी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, हट जाओ भैया, ठीक है, ये ट्रिक है जो तुम्हारे काम आएगी, यही तरीका है, ट्रिक क्या लॉजिकल है, बिल्कुल तरीका सही है, ठीक है। यहाँ चिपका दो, एक एक बॉन्ड तो कम से कम बना दो, और एक एक बॉन्ड बनाते ही इन सबका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, और इस पे लगा दो नेगेटिव चार्ज, बन गया, बन गया। देखो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, SO4 2-, SO4 2-। अगेन सेंट्रल एटम मुझे दिख रहा है जो सबसे कम नंबर में हो, सल्फर, मैंने सल्फर बना लिया। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली का है, ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। कितने ऑक्सीजन लाने, 4, चुपचाप से ले आओ, 4 ऑक्सीजन लिया है, इन सबके पास क्या है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, इस तरीके से बना दो, कोई पाप नहीं लगने वाला, चिंता मत करो तुम्हें, ठीक है, कोई पाप नहीं लगेगा। यहां पर भी ले आओ और यहां पर भी ले आओ, ठीक है, इस तरीके से अपन ने बना ली, कलाकारी कर ली, ठीक है। एक एक बॉन्ड तो कम से कम जोड़ो, एक एक बॉन्ड तो कम से कम जोड़ दो, लो सर जोड़ दिए, एक एक बॉन्ड जोड़ दिए। अब देखो नेगेटिव के चार्ज हैं 2 नेगेटिव के चार्ज हैं, 2 ऑक्सीजन मुझे दिख भी रहे हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन और पकड़ा दो, ये पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, इन पे आ जाएगा -1 और इनके कर दो ऑक्टेट कंप्लीट, ये लो सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, और हमारे लुईस भाई साहब यहीं पर फेल हो गए थे। लुईस भाई साहब
यहीं पर फेल हो गए, यहीं पर क्या हो गए, फेल हो गए थे। ठीक, उनके जो लॉजिक थे वो था ऑक्टेट कंप्लीट कराना। बिल्कुल सही बात, हो रहा है, हो रहा है। देखो इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई शेयरिंग वाला भी तो काउंट करोगे, अगेन इसके में भी काउंट करोगे तो 8। अब इसमें ना दिमाग लगा लेते हैं नेगेटिव की चार्ज किसे, एक और इलेक्ट्रॉन, अरे वो इलेक्ट्रॉन लगाया उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां पर भी हो गए 8, यहां पर भी हो गए 8। लेकिन सल्फर को देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसी को बोला जाता है एक्सपैंडेड ऑक्टेट या फिर सुपर ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड ऑक्टेट या फिर सुपर ऑक्टेट। और यही लुईस नहीं समझा पाया था। थर्ड पीरियड वालों के साथ आपको एक्सपैंडेड ऑक्टेट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है सर, क्योंकि उनके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। थर्ड पीरियड से हमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट का काम करता है, और उसी की वजह से हमें क्या देखने को मिल जाता है, लुईस का फेलियर। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं वैलेंस शेल में। पूछा जाए फॉर्मल चार्ज बताओ, बहुत आसान, जैसे इस पे पूछा, कार्बन के वैलेंस शेल में पहले भी 4 थे, अब बोलोगे सर अब तो 8 हो गए, 8 तो हो गए, थोड़ा सा ट्रिक वाला इस्तेमाल करो। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहां 4, पहले भी 4, फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज 0। बोरॉन पे आओ, बोरॉन के वैलेंस शेल में पहले कितने थे, 3, अब कितने दिख रहे हैं, 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो -1 का चार्ज आया, तो फॉर्मल चार्ज -1। ठीक, इसमें निकालना है, पहले इसको लुईस की तरह बनाओ। पहले इसको लुईस की तरह कन्वर्ट करो। लुईस की तरह कन्वर्ट करना है, एक पाई बॉन्ड हटाया, एक पाई बॉन्ड हटाया, इस पे बनाया माइनस का चार्ज, इस पे बनाया प्लस का चार्ज। ठीक, अब देखो कितने हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी ज्यादा है। अब क्या करो, एक और पाई बॉन्ड हटा दो, और एक और पाई बॉन्ड हटाया तो इस पे माइनस चार्ज आया, उसका इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर लेना तुम लोग, और एक और प्लस चार्ज बना दो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, हो गए 8। कितना हो गया इस पे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज हो गया +2 का, फॉर्मल चार्ज हो गया कितना, +2 का। 6 थे, 6 से तुम 4 पे लिया है तो कितना हो गया, +2 का। लेकिन ध्यान रखना इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में पहले उसको लुईस में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, पाई बॉन्ड हटा के। अब आपसे अगर कोई बोले चल PCl5 का बता, तो यार PCl5 में पाई बॉन्ड होते ही नहीं है, तो इसके लिए बता ही नहीं सकते। PCl5 में पाई बॉन्ड होते ही नहीं है तो इसके लिए बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लुईस का क्या है, फेलियर है। और जो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला था वो लुईस के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ आपके पास फॉर्मल चार्ज की कहानी भी आती है और लुईस की भी कहानी आती है। ठीक है, लुईस यार बहुत बोल रहा था। इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, उसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, वो फालतू सा एक फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसको पढ़ लेना। बाकी जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से चलोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग के नियम याद रखना। क्यों सर, क्योंकि ये आपके हाइब्रिडाइजेशन में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके हाइब्रिडाइजेशन में भी काम आएंगे, तो इनको जरूर से याद रख लेना। लुईस से पूछा गया, यार ठीक है चल तेरी बात सही है, भूल गए हम लोग थर्ड पीरियड वालों के बारे में। ठीक है, थर्ड पीरियड वालों के बारे में भूल गए। लुईस को बुलाया, इधर आइए जरा, लुईस को बुलाया, लुईस को बुलाया, उसको BH3 दिखाया। ठीक है, लुईस को बुलाया और उसको BH3 दिखाया, BH3 दिखाया, उससे पूछा जरा इसमें बताइए कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। लुईस ने काउंट करना चालू किया, जो 1 जो 2 जो 3 जो 4 जो 5 जो 6। उसने बोला 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं साहब हमारे को। तो लुईस से पूछा, एक थप्पड़ रख के दूंगा तेरे में, लुईस से बोला गया था, ये ना पड़ जाएगी। तो बताइए कहां से तेरा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। थप्पड़ तो नहीं दिया था, भावना में हो तो सॉरी सर। ठीक है, लेकिन लुईस से जब पूछा गया तो बताओ कहां ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां पर कुछ तो बैठे होंगे क्लास के अंदर भी समझदार, बोलेंगे सर ये डाइमराइज कर जाता है, ये B2H6 बना लेता है। जिन्होंने ज्यादा पढ़ रखा है ना बोलते सर ये B2H6 बना लेता है, बना लेता है, बना लेता है, स्टिल ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहता है, स्टिल ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहता है। ठीक है,
डाइमराइज होने के बाद भी, या ब्रिज बॉन्डिंग जिसे तुम जानते हो, होने के बाद भी इधर आपको ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही दिखता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रीज़न था ऑक्टेट लुईस का वो फेल हो जाता है, वो इसको समझा ही नहीं पाता है कि यार ये कैसे आया। इसके अलावा सुपर ऑक्टेट के बारे में भी वो नहीं बता पाया, SF6 हो गया, SO4 2- हो गया था, ठीक है, PCl5 हो गया, इनके बारे में भी नहीं बता पाया। तो लुईस के ये जो फेलियर हैं वो इसके लिए एक मुसीबत बन गए थे। ठीक, फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट आप लोगों को पता चल चुका ही होगा। फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होता है, फॉर्मूला देख लो एक बार, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं अपन। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्री एटम में, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स होते हैं जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद नहीं करते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लोन पेयर होते हैं, माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं अभी भी आपको बोलूंगा जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से चलोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। स्टिल इसको याद रख लेना, कभी काम आ जाए तो लगा सकते हैं, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रक्चर ड्राइंग के रूल्स आप याद रखना। क्यों याद रखना, मैं प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उधर, ठीक है। आप लोगों से अगर सिग्मा काउंट नहीं हो पाता है, लोन पेयर काउंट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे काम करते हैं। बात समझ में आती है? तो कुछ हमारे पास इस तरीके के नियम होते हैं। या हमारे पास ओजोन होता है, ओजोन में आप निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालेंगे चार्ज, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं, कैसे निकाल सकते हैं। इस वाले पे आपसे बोला फॉर्मल चार्ज निकालो, तो यार मैं तो डायरेक्टली करूँगा। ओजोन कैसा दिखता है, ये ले, माइनस प्लस, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी है 8 इलेक्ट्रॉन, सीधा बोलेंगे फॉर्मल चार्ज कितने का, +1 का, सीधा बोलेंगे फॉर्मल चार्ज कितने का, +1 का। तो फॉर्मूला लगा लो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। शेयरिंग में कितने गए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कर दिया, कितना हो गया 3, 6 - 2 - 3 दैट इज योर +1, निकल गया। मुझसे पूछा इस पे बताओ, इस पे फॉर्मल चार्ज साफ साफ दिख रहा है -1, इस पे पूछा मैंने बोला 0, खत्म, सिंपल। कहाँ माथा पच्ची करोगे इतनी यार, तुम लोगों को टाइम से भी तो एग्जाम देना है, ये सारा एक ही क्वेश्चन में देना है, तो इसलिए छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इनको इस्तेमाल करना सीखो, ठीक है, समझ गए। अब जैसे CO था तो CO का स्ट्रक्चर बना लो, देख लो, ठीक है। CO का अगर स्ट्रक्चर नॉर्मल बनाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर आता है ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज और यहाँ आ जाता है इस पे -1 का चार्ज, खत्म किस्सा। ये देख लो, इस पे +1, ये रहा -1, फ्री, जरूरत ही क्या आ रही है दिमाग लगाने की, समझ गए, समझ गए। तो ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस हमें पता है, BH3 था, ऑक्टेट के बारे में नहीं बता पाया था, एक्सपेंडेड ऑक्टेट की कहानी, सुपर ऑक्टेट की कहानी नहीं बता पाया था, ये सारी चीजें थी जो लुईस को क्या करती है, फेल करती है। ओके, तो दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लुईस थ्योरी के बारे में था। ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में ज्यादा सीखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। बाकी लुईस के कुछ एक्सेप्शंस याद रखना, और फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जा सकता है दूसरा तरीका, वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है यार क्या करना है, बाकी ये तो हमेशा ही बोलते हैं अपन, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ में अगर आपने पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं देखा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक और चीज़, जो आपके पास सेशंस की PDFs हैं वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही अवेलेबल होंगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। कमेंट सेक्शन पे ये मत बोलते रहना कि सर PDF कब आएगी, PDF कब आएगी, PDF कब आएगी। चैप्टर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास पूरी PDF अवेलेबल होगी इन पूरे सेशंस की। तब तक सेशंस को एंजॉय करो, ठीक।